नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन जो चैप्टर है आपको पढ़ना है सेमेस्टर 5 में, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों को, उसे हम डिस्कस कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 3 है और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं इस यूनिट को कंप्लीट करने वाला हूँ। हमने फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन, स्ट्राउसियन इंटरप्रिटेशन और पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करना था और आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन की शुरुआत हुई 1960 के दशक में। 1960 के दशक में 1960s में 1960s में जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर्स आती हैं, उन्होंने क्या किया कि जो पहले बुक्स लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, हॉब्स के द्वारा, रूसो के द्वारा, मैरी wollstonecraft के द्वारा, जेस मिल के द्वारा, जेरेमी बेंथम के द्वारा, इन सब बुक्स का उन्होंने रिव्यू करना शुरू किया। और उन बुक्स के रिव्यू में उन्होंने ये देखा कि महिलाओं को कितना तवज्जो दिया जाता था, उनके हितों को कितना रिप्रेजेंट किया जाता था। अर्थात महिलाओं के जो इंटरेस्ट हैं उनको जो है सामने रखा जाता था उन थिंकर्स के द्वारा, या नहीं रखा जाता था। अगर जिन थिंकर्स ने महिलाओं के हितों को सामने नहीं रखा या एक ड्यू प्लेस नहीं दिया, उन्हें ये क्रिटिसाइज करती हैं। और ऐसे कुछ थिंकर थे, या वह पुरुष हो या महिलाएं हो, जैसे मेरी wollstonecraft, जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, ये सब ने विमेन राइट की बात की थी। तो इन थिंकर्स को ये जो है एक पॉजिटिव नजर से देखते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। तो ये पहले फेज में होता है और बाकी सबको विलेन बना देते हैं। अब दूसरा जो फेज होता है, दूसरे फेज में ये बात करती हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो पर्सनल है, जो व्यक्तिगत है, वह राजनीतिक भी है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज को पॉपुलराइज किया था कैरोल हिंच ने। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस अगर आप फ्यूचर में दीजिएगा इस वर्ष, तो वहां भी पूछा जा सकता है। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये होता है, देखिए पहले क्या होता था कि प्राइवेट और पॉलिटिकल जो डोमेन था, जो स्फीयर था, उसको अलग अलग रखा जाता था। घर के चार दीवारी के बीच में क्या हो रहा है, उसमें राजनीति हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसका राजनीतिकरण नहीं होगा, ये माना जाता था। लेकिन अब महिला जो नारीवादी जो चिंतक रही, उन्होंने ये तर्क दिया कि पर्सनल पॉलिटिकल कैसे नहीं है, पर्सनल भी पॉलिटिकल है। आप प्राइवेट स्फीयर में देखिए, महिलाओं का शोषण हो रहा है, ओप्रेस्ड हैं वो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है, आप क्या इस पर कानून नहीं बनाइएगा, इसको क्या आप ऐसे ही जाने दीजिएगा? महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसको चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो क्या आप इस पर कानून नहीं बनाइएगा, इसको राजनीति के क्षेत्र से बाहर रखिएगा? उनको रोजगार का मौका नहीं दिया जाता, अवसर नहीं दिया जाता, तो क्या राजनीति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी? तो पर्सनल पॉलिटिकल कैसे नहीं है, पर्सनल भी पॉलिटिकल है। ये फेज दूसरा फेज है। और इसमें जितने भी थिंकर्स ने प्राइवेट और पॉलिटिकल डोमेन में एक दीवार खींचने की कोशिश की थी, सबके सबको विलेन बना दिया गया। और जो ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने पर्सनल और पॉलिटिकल को एक साथ रखा, उन सबको हीरो बना दिया गया। तो पहले फेज में आप देखिएगा कि जेएस मिल और जेरेमी बेंथम, ये दोनों आपको हीरो नजर आएंगे। लेकिन दूसरे फेज में, जैसा कि जेरेमी बेंथम और जेस मिल दोनों ही यूटिलिटेरियन हैं और दोनों ही कहते हैं कि सरकार, राज्य और राजनीति पर्सनल डोमेन में कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम इंटरफेयर करे। तो ये तर्क से जेस मिल और जेरेमी बेंथम दोनों यहाँ पे एक बहुत बड़े विलन बन जाते हैं। और पहले फेज में जेएस मिल और जेरेमी बेंथम इसलिए हीरो थे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में, उपयोगितावाद के कॉन्सेप्ट में ये कहा था। अब उपयोगितावाद क्या होता है? उपयोगितावाद होता है कि हमें हर एक उस एक्शन को प्रमोट करना चाहिए, हर एक उस काम को हमें करना चाहिए जिसकी कोई उपयोगिता हो, जिसका कोई यूज हो, जिसका कोई यूटिलिटी हो। अगर किसी भी काम का यूटिलिटी नहीं है तो वो काम को हमें नहीं करना चाहिए, आमतौर पर आप यही समझें। और जब आप जेएस मिल को सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे तो मैंने वहां लेक्चर बना रखा है। तो जेएस मिल और जेरेमी बेंथम का मानना था कि अगर महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे तो इसकी उपयोगिता है समाज में।
महिलाएं अगर काम करेंगी तो पैसे कमा कर लाएंगी, इसकी उपयोगिता है। देश जो है, समाज जो है, वह आगे बढ़ेगा, इसीलिए महिलाओं को अधिकार देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसीलिए यहाँ वह हीरो हो गए, क्योंकि पहले फेज में वे देख रही थी कि किस किस थिंकर्स ने जो है महिलाओं के बारे में बात किया है। पर वहीं उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि सरकार को कम से कम किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में, प्राइवेट लाइफ में हस्तक्षेप करना चाहिए। और दूसरे फेज में ये जितने भी थिंकर्स हैं कह रही हैं कि पर्सनल को भी पॉलिटिकल बनाओ। तो यहाँ पर ये विलेन हो गए। तो देखिए किस प्रकार से चीजें फ्लक्चुएट कर रही थी। जो कल का हीरो था आज का विलेन बन गया। आज हम आप हमारे भारतीय राजनीति में भी इस चीज को देख सकते हैं। अब तीसरा फेज आता है जो कि बहुत ही रिसेंट है। अभी राइट टू प्राइवेसी का बात चल रहा है ना। तो राइट टू प्राइवेसी अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी अब महिलाएं चाहती हैं कि हम अपने घर के चार दीवारी में क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो एक मानसिकता है, परसेप्शन है, ये फिर से डेवलप कर रहा है 21st सेंचुरी में। और अमेरिका में आप इस चीज को देख सकते हैं। अब जैसे अभी अमेरिका में एक केस हुआ ना, जो अबॉर्शन से रिलेटेड था महिलाओं का। तो महिलाएं क्या कह रही हैं कि ये हमारा निजी जीवन है, ये मेरा शरीर है, इसमें सरकार और राजनीति क्यों हस्तक्षेप करेगी? मुझे अबोर्ट करना है अपने बच्चे को कि नहीं करना है, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट हम पे कोई चीज नहीं थोप सकता। तो फिर से जो है, जो सबसे शुरुआत में जो बात चली थी कि प्राइवेट और पॉलिटिकल के बीच में एक डाइकोटोमी होनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए। तो इस चीज की बात कर रही है फेमिनिस्ट थिंकर तीसरे चरण में, तीसरे फेज में। और फिर से जो जो पहले विलेन बनाए गए थे दूसरे चरण में, जेस मिल, जेरेमी बेंथम, वे सब के सब यहाँ पे फिर से हीरो हो गए, क्योंकि फिर से सब वही बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल जो कि फेमिनिज्म के सबसे बड़े दुश्मन थे पहले और दूसरे फेज में, ये तो बेचारे यहाँ समझिए कि सुपर हीरो बन गए, क्योंकि एरिस्टोटल भी यही बात कहते हैं कि निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में जेस मिल वाला मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया। तो यहाँ कुल मिलाकर आप फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन को देखिएगा तो आपको ये फ्लक्चुएटिंग दिखेगा, ये क्षणिक मात्र का दिखेगा। अलग अलग फेज में इनके विचार जो हैं वह बदलेंगे, और ये ठीक नहीं है। यहाँ जो आर्टिकल्स है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेरेंस बेल की आर्टिकल है, ये डीयू का रीडिंग से है। तो टेरेंस बेल यहाँ पे कहते हैं कि हमें क्षण भंगुर नहीं बनना है। मतलब हमें तुरंत कि कोई हीरो है कोई, फिर उसको तुरंत विलन बना दो, थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो फेमिनिस्ट इंटरप्रेटर्स को टेरेंस बेल ये नसीहत देते हैं कि थोड़ा रुकिए, समझिए, और सिर्फ किसी भी थिंकर के एक पार्ट को पढ़ के ये मत अंदाजा लगा लीजिए कि यह फेमिनिस्ट है या ये एक मिसोजिनिस्ट है, मतलब जो महिलाओं से नफरत करता है। आप उसको एज अ होल पढ़िए पूरी तरह से, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये फेमिनिस्ट है या फिर ये मिसोजिनिस्ट है। अगर आप क्षण भंगुर होकर किसी भी एक पाठ को पढ़ के, किसी भी एक चैप्टर को पढ़ के अगर आप ये अनुमान लगा लीजिएगा कि नहीं नहीं एरिस्टोटल से बुरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर आप उसके ज्ञान के सागर से, उसके थॉट में जो आपका एक विजडम था, उस विजडम को आप खो दीजिएगा, उस विजडम को आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो यही आपका फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन है, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में लिख रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, पहला फेज है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पुरुष और जो महिलाएं, जो भी जो फेमिनिस्ट राइट्स की बात करती थी, उनको यहाँ तवज्जो मिला। लॉक को यहाँ पे महत्व दिया गया। इनफैक्ट जेरेमी बेंथम को तो फादर ऑफ फेमिनिज्म कहा गया पहले फेज में, है ना। मैंने आपको बताया उनका यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। और पैट्रॉन संत बताया गया आपको जेस मिल को। लेकिन दूसरे फेज में क्या हुआ? दूसरे फेज में जब यालस्टीन ने ये कहा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो जिन्होंने भी डिस्टिंक्शन क्रिएट किया था प्राइवेट और पब्लिक में, उन लोगों को जो है वह एक तरह से दुश्मन मान लिया गया, विलेन मान लिया गया। क्योंकि यहाँ पे महिलाएं बोलने लगी कि क्यों महिलाओं को क्यों हम प्राइवेट स्फीयर में रखें,
उनको इसलिए क्योंकि कमजोर हमें वो मान रहे हैं एक बच्चे की तरह, ऐसा उनका तर्क था, मैंने आपको पहले बताया। और फिर तीसरे फेज में, अब आज का जो आप फेज देखिएगा, तीसरे फेज में फिर से यहाँ पे प्राइवेट स्फीयर जो है सुपीरियर हो गया है। लोग राइट टू प्राइवेसी चाहते हैं, फेमिनिज्म भी जो है वह राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। इसीलिए अरिस्टोटल जो एक टाइम में विलन था फिर से हीरो बन चुका है इनके लिए। तो ये बड़ा ही वंगुर वाला सिचुएशन है। इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि द वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन कैन नॉट बी रिड्यूस टू मिसोजिनी। हम ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है वह महिलाओं से नफरत करता था, आप एक बार ये कंक्लूजन निकाल लें, बल्कि हमें उसको पूरी तरह से देखना चाहिए और उसका जो पॉलिटिकल विजडम है उसका लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद स्ट्राउसियन इंटरप्रिटेशन। लियो स्ट्राउस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है और इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा बहुत ही जगहों पर। लियो स्ट्राउस बात करते हैं रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। आप एक टॉपिक पढ़िएगा, या आप पढ़ चुके होंगे अगर आप एमए एंट्रेंस का प्रिपरेशन कीजिएगा या यूजीसी नेट का, तो आप क्वेश्चन आमतौर पर देखते होंगे कि किन थिंकर्स ने बात किया है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से आपके जो थिंकर्स जुड़े हुए हैं मैं याद करने की कोशिश करता हूं। एक तो कॉबिन एल्फोर्ड है, फिर उसके बाद पीटर लैसलेट है, रोबोट डाल है, डेविड ईस्टन है, दितांत जर्मीनो है, एलटी हॉबहाउस है। तो ये कुछ थिंकर्स हैं जो कि कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ लियो स्ट्राउस जो है वह कहते हैं रिसर्जेंस, मतलब नहीं, फिर से हमें पॉलिटिकल थ्योरी को जीवित करना है और यह जीवित करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये आपका एक एमए एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस होता है। तो चलिए, ये तो बाद की बात हुई। लियो स्ट्राउस जो है ना, ये जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप इसको मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब दैविक इंटरप्रिटेशन, जो कहीं गॉड ये सबसे रिलेटेड है, आप ये बात कह सकते हैं। ऐसा इसलिए, देखिए सबसे पहले तो इनका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जो लियो स्ट्राउस थे ये कंटेम्प्ररी हैं, 1973 में इनकी मृत्यु हुई। तो हाल फिलहाल की बात है, मतलब हाल फिलहाल की नहीं बट फिर भी हाल फिलहाल की ही बात हुई एज कम्पेयर टू एरिस्टोटल, हॉब्स एंड लॉक। ओके, ये जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है आपका क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में। ये जर्मनी में बॉर्न हुए थे, इनके जो पेरेंट्स थे यह यहूदी थे, और बाद में ये माइग्रेट कर गए थे जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब पहले जर्मनी में थे, जन्म 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 जो है जर्मनी में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे क्योंकि वहां पर हिटलर का आप खौफ जानते ही, हॉलोकॉस्ट एटसेट्रा, गैस चेंबर में डालकर मारना ज्यूस को, यहूदियों को, इसीलिए। तो स्ट्राउस का ये मानना है ना कि थॉमस हॉब्स के बाद, थॉमस हॉब्स से लेकर उनके बाद तक के जितने भी चिंतक आए, किसी का कोई आपका एक ठोस आधार नहीं है। सबके सब स्पाइनलेस हैं, किसी का बैकबोन नहीं है। सबके सब किस चीज पर आधारित हैं? तो सबके सब इंटरेस्ट पर आधारित हैं। सबके सब किसी ना किसी इंटरेस्ट को फुलफिल करने की बात करते हैं, और उनमें आपको कोई भी नॉर्मेटिविज्म नहीं देखने को मिलता है। जो एक आपका नॉर्मेटिव टिंच होता है, नॉर्मेटिव टिंच का मतलब कि कोई पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वह ऑनेस्टी पर बना हो, फ्रीडम पर बना हो, लिबर्टी पर बना हो, जस्टिस पर बना हो। आप आप अगर देखिएगा एरिस्टोटल और प्लेटो के चिंतन को, तो वह नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मतलब कोई आपका जैसे एक जस्टिस हो गया, जस्टिस के आधार पर वह क्रिएट किया गया हो, है ना, या फिर ऑनेस्टी के आधार पर क्रिएट किया गया हो। तो ये जो मूल्य है ना, ये मूल्यात्मक नहीं रहा। नॉर्मेटिविज्म को बोलते हैं मूल्यात्मक, मुझे अभी हिंदी इसका याद आया। तो मूल्यात्मक नहीं रह गया है, बल्कि किसी हित की पूर्ति कर रहा है, इंपीरिकल बन गया है। हॉब्स और उसके बाद जितने भी आपके राजनीतिक चिंतक आए, तो वह अनुभवात्मक है। वह अपने अनुभवों पर, अपने हितों पर काम कर रहे हैं और मूल्यों को भूल चुके हैं। और अगर आप मूल्यों को भूल जाइएगा ना, तो फिर आप क्षणभंगुर हो जाइएगा। अगर अगर आप एक पर्सनालिटी हैं, आप एक व्यक्ति हैं और आपके कोई मूल्य नहीं है,
आप जो है अपने इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं। आज के पॉलिटिशियन को देखिए कैसे दल बदल करते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है, ना ये कम्युनिस्ट है ना ये आपके समाजवादी है, ये कुछ भी नहीं, ये बस अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो इनका तो कोई बैकबोन ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। तो ऐसा ही कहते हैं स्ट्राउस, जो लियो स्ट्राउस है, ये तर्क देते हैं कि भाई हॉब्स के बाद जितने भी पॉलिटिकल चिंतन हमारे यहाँ आए हैं सब स्पाइनलेस है, नॉर्मेटिविज्म तो देखने को ही नहीं मिलता, जस्टिस लिबर्टी ये तो आधार ही नहीं इनका रहा। और इसीलिए ये तर्क देते हैं कि जर्मनी में जो वीमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन था 1933 के पहले जो बना था, वह डेमोक्रेसी के आधार पर बना था। लेकिन सिंस कोई भी मूल्य बच नहीं गए, ये डेमोक्रेसी जो है बहुत ही आसानी से टोटलिटेरियन रिजीम में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए ये बात करते हैं कि आज जितना भी आपका पॉलिटिकल थॉट है, इसमें हमको दोबारा से नॉर्मेटिव, जो नॉर्मेटिविज्म है, जो एक मूल्य है, इसको वापस लाना है। और ये मूल्य को आप वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पास्ट में जाएंगे। पास्ट में जाकर हम जितने भी आपके पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो मूल्यात्मक थे, जो मूल्यों पर आधारित थे, जो नॉर्मेटिव थॉट पर आधारित थे, हम उनको पढ़ेंगे और वहां से चीजों को विड्रॉ करके आज के पॉलिटिकल थॉट में लाएंगे, जिससे इनका कुछ फाउंडेशन बन सके। तो ये कुल मिलाकर स्ट्राउस कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्राउस ये कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप प्लेटो, एरिस्टोटल या किसी भी अगर आप एंशियंट चिंतक को पढ़िएगा, तो सब कोई इनको नहीं समझ सकता, सब कोई इनके टेक्स्ट को नहीं समझ सकता। कुछ ही खास लोग, गिने चुने लोग जो है उनके टेक्स्ट को समझ पाएंगे। ये खास लोग कौन लोग होंगे, तो ये खास लोग ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई एक मिस्टिक पावर होगा, मिस्टिक पावर होगा, वही इनको समझ पाएंगे। और ये तो पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट ये हुआ स्ट्राउसियन इंटरप्रिटेशन का, कि हम जैसे आम लोग अगर प्लेटो एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो उनके टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। ये पहली बात ये कहते हैं। दूसरा बात ये कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स को नहीं पढ़ना है, जो कि हम आम तौर पर जनरली पढ़ते हैं, जैसे कि हॉब्स हो गए। हॉब्स का तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सो सॉरी। जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, उसके बाद हम मैकियावेली को पढ़ते हैं। तो इन तरह मतलब जो एज अ जनरल हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ उनको नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट हमें किनको पढ़ना है, हमें और भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्हें आमतौर पर पढ़ाया नहीं जाता, जैसे ये हो गया आपको जेनोफॉन हो गए। तो जो जेनोफॉन है, ये ग्रीक थिंकर है। अल-फराबी जो है, ये सीरिया के रहने वाले हैं। और जो मैनोमोदीज हैं, इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मैनोमोदीज, ये स्पेन के रहने वाले थिंकर्स थे। तो हमें इनके चिंतन को भी पढ़ना चाहिए, और तमाम और भी थिंकर्स जो एंशियंट टाइम में थे, जिनके पास अपार ज्ञान का सागर था, लेकिन जिन्हें हमने नेग्लेक्ट कर दिया, पढ़ा ही नहीं। तो इन पर हमें दोबारा से ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट, सब कोई नहीं समझ सकता, टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन को सब कोई नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, सिर्फ हमें फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स को नहीं पढ़ना, बल्कि और भी तमाम पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना है जिनमें अपार ज्ञान का सागर है, जैसे में जेनोफॉन हो गए, अल-फराबी हो गए, जो कि सीरिया दमेस्कस के रहने वाले थे। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी एक टेक्स्ट को पढ़िएगा ना, तो एक तो उसका ऊपरी मीनिंग होता है, जिसको ये एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं, एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं। और दूसरा, एक इसका हिडन मीनिंग होता है, छुपा हुआ मीनिंग होता है ना। तो एक्सप्लिसिट मीनिंग जो है वह सब कोई समझ सकता है, लेकिन हिडन मीनिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आखिर पहले के पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने शब्दों को ऐसा ऐसा इसलिए मतलब ऐसा क्यों लिखा जिसका एक हिडन मीनिंग भी निकले। तो स्ट्राउस कहते हैं कि पहले के जो राजनीतिक चिंतक हुआ करते थे, उनके ऊपर समाज का दबाव, धर्म का दबाव और राज्य का दबाव होता था। ये पहले धर्म, समाज और राज्य के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। अगर ये साफ साफ राज्य, धर्म और समाज के खिलाफ जाकर लिखते तो इनकी हत्या कर दी जाती। आप जानते हैं कि सोक्रेट्स को कैसे मार दिया गया, जब उन्होंने बात किया वहां के समाज को रिवाइव करने की, वहां के समाज को बदलने की। आप ब्रूनो के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने कह दिया गलती से
पूरे बाहरी तौर पर कि नहीं नहीं, जो सूर्य है वह केंद्र में है और धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आपको पता होगा गैलीलियो को माफी मांगना पड़ा था जब गैलीलियो ने कहा था कि सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। पहले लोग मानते थे कि धरती बीच में है और सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, भारत में सूर्य सिद्धांत बहुत पहले ही आर्यभट्टा ने दे दिया था, तो हम काफी ज्यादा विकसित थे उन लोगों से अगर हम कंपेयर करें तो इसीलिए वह किसी भी चीज का एक्सप्लिसिट मीनिंग नहीं लिख सकते थे, बाहरी मीनिंग नहीं लिख सकते थे जो पढ़ के कोई भी समझ पाए, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम एक्सप्लिसिट मीनिंग लिखेंगे तो फिर हम गए काम से। तो इसीलिए एक तो एक्सोटेरिक मीनिंग होता है जो कि टेक्सुअल मीनिंग होता है, आप टेक्स्ट को पढ़ के उसको आराम से समझ सकते हैं। और दूसरा एसोटेरिक मीनिंग होता है जो कि हिडन मीनिंग होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा उनके सिविलाइजेशन को समझ के, उनके कल्चर को समझ के, उनके सोशलाइजेशन को समझ के। तो लियो स्ट्राउस कहते हैं कि हमें सिर्फ एक्सोटेरिक मीनिंग को नहीं समझना है बल्कि हमें इसके एसोटेरिक मीनिंग को भी समझना है। तो एसोटेरिक मीनिंग जो जो हिडन मीनिंग है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो एसोटेरिक मीनिंग है यह सब कोई नहीं समझ सकता, कुछ खास लोग ही समझ सकते हैं जिनके पास अपार ज्ञान का सागर हो या उन पर कोई डिवाइन पावर का हाथ हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ऐसा लियो स्ट्राउस कहते हैं। तो इसी तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। तीन चार पॉइंट फिर से मैं बताता हूँ। सब कोई नहीं समझ सकता जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट है उसके मीनिंग को, कोई खास लोग ही समझ सकते हैं। दूसरा, सिर्फ खास चिंतकों को नहीं पढ़ना है और भी तमाम जो इंपॉर्टेंट चिंतक हैं उनको पढ़ना है। तीसरा, किसी भी टेक्स्ट का एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है जिसको वह एक्सोटेरिक मीनिंग कहते हैं, और एसोटेरिक मीनिंग होता है जो कि हिडन मीनिंग होता है। अब एक्सोटेरिक मीनिंग आपको आमतौर पर देखने को मिलता है हर एक टेक्स्ट में। एसोटेरिक मीनिंग, हिडन मीनिंग आपको खुद से समझना होगा। हिडन मीनिंग को साफ साफ तौर पर इसीलिए नहीं लिख पाए पहले के चिंतक क्योंकि उनको डर था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी अगर वह खुलकर समाज, राज्य और धर्म की आलोचना करेंगे तो। अब इसका लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन ये है कि कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है ना जिससे हम हिडन मीनिंग को ढूंढें। कोई भी क्लेम कर सकता है कि मुझके हम पे भगवान का हाथ है या मेरे पास अपार शक्ति है, देखो हमने हिडन मीनिंग को ढूंढा। तो कोई वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है जिससे हम कह सकते हैं अच्छा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसका हिडन मीनिंग तो यही होगा। हिडन मीनिंग अगर 100 लोग अगर एरिस्टोटल के हिडन मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 100 हिडन मीनिंग निकाल देंगे। तो कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन फिर भी स्ट्राउसियन इंटरप्रिटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इसको ध्यान में रखना है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन, दिस इज माय सेकंड फेवरेट। पोस्ट मॉडर्निज्म मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को नकार देता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि जो ट्रुथ है वह सब्जेक्टिव है। ट्रुथ जो है एक इंसान से दूसरे इंसान बदलते रहता है। वह एग्जाम्पल मैं आपको देकर देखता हूं। मान लीजिए एक ट्रेन है, चलता हुआ ट्रेन है, और यहाँ पर मैं और यहाँ पर आप दोनों एक ही कंपार्टमेंट बैठे हुए हैं, एक ही कंपार्टमेंट में। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हम और आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में गति में हैं? क्या एक दूसरे से अगर तुलना करें तो नहीं, हम और आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में गति में नहीं है, क्योंकि हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 मीटर की दूरी में बैठे हैं तो समय चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन हम लोग एक ही मीटर की दूरी में बैठे हैं। तो अगर मैं अपने नजरिए से आपको देखूं तो आप मेरे नजरिए से गति में नहीं है, मोशन में नहीं है, और ये आपके लिए भी यही बात होगा। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा हमें बाहर से देख रहा है तो ये जो बंदा है ना, ये हमारे लिए गति में है क्योंकि ये हमसे डिस्टेंस को चेंज करता जा रहा है, जो है अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है, और इसके अनुसार हम दोनों भी गति में हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है? अगर इससे पूछेंगे तो हम अग सॉरी, अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप गति में है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं, आप गति में नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाहरी वाला बंदा बोलेगा नहीं, ये बंदा तो गति में है। तो सच कौन बोल रहा है? तो सच दोनों ही बोल रहे हैं। सच जो है वह एक तरह से सब्जेक्टिव होता है, बदलते रहता है एक दूसरे के
अगर हम देखेंगे रिस्पेक्ट में, एक आपका बहुत ही फेमस दृष्टांत है। चार अंधे लोग हैं, चार अंधे लोगों को एक हाथी को टच कराया जाता है और पूछा जाता है कि भाई हाथी कैसा है। तो एक बंदा जो हाथी के कान को छूता है कहता है कि हाथी सूप के तरह है। दूसरा बंदा उसके उसके पाँव को छूता है, कहता है हाथी एक खंबे की तरह है। तीसरा बंदा पूंछ को छूता है, उसका छूता है और कहता है हाथी तो सांप की तरह हमें नजर में आता है। तो जो ट्रुथ है, ट्रुथ जो है वह सब्जेक्टिव होता है, कोई झूठ नहीं बोल रहा होता है, सब सच है अपने अपने जगह पे। तो इसीलिए जो ट्रुथ है वही हाथी के समान है, बहुत बड़ा हाथी है, वह सच है, बहुत बड़ा हाथी है। और हम लोग वही अंधे लोग के तरह हैं, और एक बार में हम लोग पूरे ट्रुथ को नहीं समझ सकते। किसी को हाथी जो है खंभे की तरह दिखेगा, कोई हाथी का सूंड छुएगा तो बोलेगा हाथी काफी लचीला है, कोई कहेगा हाथी सांप की तरह है जो पूंछ को छुएगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, कोई एक सत्य नहीं है। सत्य हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, और सब ही सत्य बोल रहे होते हैं अपने रिस्पेक्ट में। जहां से वह चीजों को देख रहे होते हैं उनका वही सत्य होता है ना। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में आपको ये समझना है सबसे पहली बार तक कि जो कोई थिंकर एक बोल दिया कि ये सच है, यही होना चाहिए, तो आपको उसको क्वेश्चन करना है इंटरप्रिटेशन के टाइम में कि सच एक नहीं होता। मे बी वह जहां से चीजों को देख रहा हो उसके लिए वही सच दिखाई दे रहा हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन कहता है कि जितने भी आपके टेक्स्ट हैं, जितने भी बुक्स हैं ऑथर्स के, सबके सब किसी ना किसी इंटरेस्ट के लिए बने हैं, किसी ना किसी हित को पूरा करने के लिए बने हैं, किसी ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं। और ये जो है ना आपके ऊपर पावर जो है वह एक्सरसाइज करते हैं। अब आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि ये हमारे ऊपर पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जो रूसो एडुकेशन के बारे में बोलते हैं, तो एडुकेशन से हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है। आज एडुकेशन में क्या सिखाया जाता है? कानूनों को मानना चाहिए। तो एक पावर है, ये आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है बड़ा ही सटल तरीके से। ये हम लोग इसको परसुएसिव पावर बोलते हैं, या हम इसको कहते हैं पावर एज नॉर्मलाइजेशन। आपको पता नहीं चलेगा कि कोई हमारे ऊपर शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, कोई हमें डंडे मार रहा है या जेल भेज रहा है, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा। लेकिन बातों ही बातों में आपके दिमाग में वह कीड़ा घुसा दिया जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम कानून का, अगर मर्यादा से बाहर निकलेंगे तो हमें समस्या होगी। बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए, ये फिर से एक पावर है ना। हम लोग पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकते, तो एक पावर जो है हमारे ऊपर, जो रिलीजन है उसके ही, वो जो है हमारे ऊपर पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो हम पावर से चारों तरफ घिरे हुए हैं। कोई पावर कोहर्सिव होता है, कोहर्सिव जिसे हम दंड के द्वारा जो है लोगों का बिहेवियर जिससे चेंज करते हैं। कोई पावर जो होता है वह परसुएसिव होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे ऊपर पावर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आईएएस बनो, आईएएस बनो, आईएएस बनो, तो ये सोसाइटी के द्वारा पावर है। ये आईएएस बनना आपका चॉइस नहीं है, आप आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि समाज में उसका इज्जत है ना। तो ये एक तरह से पावर है, आपको परसुएट किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है इसके लिए। और आपको लग रहा है नहीं, आईएएस बनना तो मेरा डिसीजन है, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आप आईएएस नहीं बनना चाहते। आप दूसरों को देख कर आईएएस बनना चाहते हैं कि देखो इसके पास कितना, इसका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, या समाज इसको कितना तवज्जो दे रहा है। तो आप पावर से चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो जो पावर बिना दंड के, बिना मार पीट के इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको पावर एज नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा मेरी उम्मीद से। और इसको मैं एक अलग लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक माइकल फूको का, मिशेल फूको का एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पैनॉप्टिसिज्म। तो पैनॉप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार है। वह जेरेमी बेंथम से बोरो किया गया है, बट बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो मैं कभी बताऊंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहला बात तो आपको समझ में रखना है, जिस्ट याद रखना है पोस्ट मॉडर्निज्म का, कि भाई कोई भी सत्य है ना, वह अंत नहीं होता, सबका अलग अलग सच्चाई होता है। सत्य जो है सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग लोगों से बदलता रहता है। दूसरा बात, पोस्ट मॉडर्निज्म कोई एक विचारधारा नहीं है, कोई सिंगल विचारधारा, जैसे मार्क्सिज्म एक सिंगल विचारधारा है। बहुत सारे थिंकर्स का जो एक
देखिए, एक होता है ना एक लीग से हटके एक विचारधारा, तो बहुत सारे थिंकर्स ने लीग से हटके जो ग्रैंड मेटा नैरेटिव थे, जैसे हिगलिनिज, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, उससे हटके, लीग से हटके कुछ ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने अपना अपना विचारधारा दिया। जैसे लियोटार्ड हो गए, जैसे आपके जैक डेरिडा हो गए, मिशेल फूको हो गए, फेडरिक नीशा हो गए। तो इन सब के जो अलग अलग जो आपके विचार हैं, इन सबको एक साथ क्लब कर दिया जाता है और इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक कोई सिंगल विचारधारा नहीं है, यह एक अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग थिंकर्स से आता है, और इन सबको क्लब करके एक साथ पोस्ट मॉडर्निज्म कह दिया जाता है। क्योंकि ये जो पहले से विचारधाराएं चलंत में थी, इनसे काफी हटके होता है, लीग से हटके होता है, इसीलिए। अब दो पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पावर एज नॉर्मलाइजेशन, ये फेडरिक नीशा और माइकल फूको से लिया हुआ है। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि आप जितने भी चिंतकों को पढ़िएगा, प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो को, ये सबका सब नॉर्मलाइजिंग पावर जो है वह क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, जो कि आपको डिसिप्लिन में रखे, जो कि आपको परसुएड करके हासिल किया जाए, जो कि मोरालिटी के नाम पर, सोसाइटी के मूल्यों के नाम पर आप पे थोपा जाए, ना कि कोअर्जन के नाम पर, है ना। तो पावर एज नॉर्मलाइजेशन, तो ये पावर एज नॉर्मलाइजेशन इंटरप्रिटेशन जो है, ये कहता है कि आप अगर प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो आप जरूर ये चीज देखिए कि प्लेटो का हित क्या है, और अपने हित को पूरा करने के लिए प्लेटो जो है वह किस प्रकार से पावर एज नॉर्मलाइजेशन का उपयोग कर रहा है। तो प्लेटो जो ये कहता है कि जो वो देता है कि जो एक बंदा है उसके अंदर, या तो मैंने आपको बताया है ना, जो मेटल से जो जो उसका जो एनालॉगी ऑफ मेटल होता है, कि कोई एक बंदा है उसके अंदर सबसे ज्यादा विजडम होगा, किसी के अंदर सबसे ज्यादा करेज होगा, किसी के ज्यादा सबसे ज्यादा एपेटाइट जो है एपेटाइट होगा। तो जिसके अंदर एपेटाइट होगा वह प्रोड्यूसर बनेगा, जिसके अंदर करेज होगा वह सोल्जर बनेगा, जिसके अंदर विजडम होगा वह फिलोसफर किंग बनेगा या फिलोसफर बनेगा, है ना। तो ये क्या है, ये पावर एज नॉर्मलाइजेशन, ये चुपचाप समाज पर समाज के दिमाग में ये चीज को घुसा दिया जा रहा है कि देखो, अगर तुम बहादुर हो तो सिर्फ तुम सोल्जर बनोगे। अब वो बंदा क्वेश्चन नहीं कर रहा इस चीज को, हो सकता था थोड़ा सा इंप्रूव करके वह फिलोसफर किंग बन सकता था, पर ये चीज को वह क्वेश्चन नहीं करेगा अब, क्योंकि ये जो कीड़ा है ना उसके दिमाग में घुसा दिया गया है। हो सकता था कि आज जो एक व्यक्ति है हमारे समाज में, अच्छा बिजनेसमैन है, उसको अच्छा अकल है, वह बिजनेसमैन बन सकता था, बहुत आगे जा सकता था, पर वह आईएएस बनना चाहता है। घर वालों ने, समाज ने इस कीड़े को घुसा दिया है, पावर उसके ऊपर इस्तेमाल हो गया है। अब वह चाह कर भी बिजनेसमैन नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर आईएएस का कीड़ा है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका लक्ष्य है वह आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि दूसरों का लक्ष्य है, जो कि आपके ऊपर थोपा गया है पावर एज नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। तो आपको जो है किसी भी थिंकर को जब पढ़ना है तो ये जरूर देखना है कि ये नॉर्मलाइजिंग पावर इसके टेक्स्ट में है कि नहीं, और आप पाइएगा कि हर एक के टेक्स्ट में नॉर्मलाइजिंग पावर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया डेरिडियन इंटरप्रिटेशन। डेरिडियन इंटरप्रिटेशन कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप पढ़िएगा तो किसी भी टेक्स्ट का एक रियल मीनिंग होता है जो कि हिडन होता है, और जो रियल मीनिंग होता है जो कि हिडन होता है वह किसी इंटरेस्ट को पूरा कर रहा होता है, किसी इंटरेस्ट को पूरा कर रहा होता है ना। तो आप अगर पहली बार किसी टेक्स्ट को पढ़िएगा तो आपको टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग तो पता चलेगा, एक्चुअल मीनिंग, लेकिन आप उसके रियल मीनिंग को नहीं जान पाइएगा। तो अगर आपको अगर किसी भी टेक्स्ट के रियल मीनिंग को जानना है, हिडन मीनिंग को जानना है, कि इस टेक्स्ट के द्वारा कौन से समुदाय के हित की पूर्ति हो रही है, तो आपको उसको 2 बार 3 बार पढ़ना आप पढ़ेगा, डबल रीडिंग करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ डबल रीडिंग कीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से यूजीसी नेट और एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, कि डबल रीडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जैक डेरिडा ने दिया। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट का डबल रीडिंग कीजिएगा तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, आपको रियल मीनिंग जो कि हिडन मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट का पता चलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि ये किसके हित को सर्व करने के लिए लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लॉक को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप, लॉक से तो बेहतर कोई थिंकर ही नहीं है, ये सबको लिबर्टी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर से
जैसे कि सीबी मैकफर्सन ने हिडन मीनिंग को ढूंढा, अगर आप इसके हिडन मीनिंग को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसका रियल जो हिडन मीनिंग है वह तो कुछ और ही है। ये तो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को जो है सर्व कर रहा है। समझ में आया बात? तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है चीजों को। आप गांधी के हिंद स्वराज को पढ़िएगा तो आज उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, है ना। तो इतने अलग तरीके से कर रहे हैं कि अपने सिर्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। गांधी जी को एंटी हिंदू दिखा दिया जाता है इंटरप्रिटेशन में। गांधी जी को जो है वह जो अल्पसंख्यक हैं उनके ज्यादा करीब दिखाया जाता है, जबकि गांधी जैसा कोई हो नहीं सकता। मैं गांधी का क्या तारीफ करूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, बट कोई गांधी नहीं बन सकता। गांधी गांधी है। महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, कि आई वांट टू मेक इट क्लियर। तो वो मेरे फेवरेट हमेशा से हैं, हमेशा से मेरे फेवरेट रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं और किसी को जो है वो महत्व नहीं देता। मेरे से जो मेरे फेवरेट हैं, एक ही साथ भगत सिंह और गांधी दोनों मेरे फेवरेट हैं, और दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। उनमें कोई भी द्वंद नहीं है, अगर आप ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये तो बातें कुछ और हुई, तो मुझे समझ में आ गया होगा, आप पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन को समझ गए होंगे। उसके बाद कंक्लूजन में आप ये लिखिएगा कि जितने भी हमने स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को पढ़ा, सबके सब जो है एक अलग दृष्टिकोण को देते हैं, लेकिन कोई भी अल्टीमेट ट्रूथ को नहीं दर्शाता। फिर से मैं बता रहा हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म कोई एक सच्चाई नहीं होता। जो सच्चाई है वह बड़े हाथी के समान है, और हम वह अंधे लोग हैं जो कि हाथी का पांव छूकर बोलेंगे कि हाथी एक सिलेंडर की तरह, एक पिलर की तरह दिखता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है। तो कोई भी एक इंटरप्रिटेशन हमें पूरी सत्यता का ज्ञान नहीं देता। इसीलिए हमें किसी भी टेक्स्ट के रियल मीनिंग को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें लेना पड़ेगा प्लूरलिस्टिक अप्रोच। मतलब एक से अधिक इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करके हमें उसे पढ़ना होगा। तो सबसे पहला तो हमें यहाँ से ये सीख मिलता है। दूसरा ये सीख मिलता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ें, किसी भी थिंकर को पढ़ें, तो आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए ना, वह प्रॉब्लम ड्रिवन होना चाहिए। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप एरिस्टोटल, प्लेटो ये सब को पढ़ रहे हैं, तो आप इसलिए सिर्फ एरिस्टोटल, प्लेटो, लॉक और हॉब्स को मत पढ़िए क्योंकि आपको उनको पढ़ना है, आपको उनके जिंदगी के बारे में जानना है, उनके मम्मी पापा का नाम जानना है, इसलिए उसको मत पढ़िए। आप किसी भी थिंकर को इसलिए पढ़िएगा क्योंकि आप जहां समाज में आज रह रहे हैं वहां प्रॉब्लम्स है, और आप क्या चाहते हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ रहना चाहते हैं। तो जवाब है नहीं, बिल्कुल। इस प्रॉब्लम का भाई हम सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आप जो है ना वह सॉल्यूशन के लिए उनको पढ़िए। किस लिए पढ़िए आप थिंकर्स को? ताकि आप वहां से सॉल्यूशन निकाल पाइए। तो आपका किसी भी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन जो है वह प्रॉब्लम ड्रिवन होना चाहिए। एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। और अगर एरिस्टोटल से आपको अगर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर मिलता है तो आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ले लीजिए। अगर प्लेटो से मिलता है तो वहां से उठा लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल थिंकर से मिलता है आप वहां से उठा लीजिए। तो मेनली हम लोग इतने सारे चिंतकों को पढ़ रहे हैं, प्लेटो को, एरिस्टोटल को, इसीलिए क्योंकि आज के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको हम सॉल्व कर पाए। आज एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। प्लेटो से क्या कुछ इंसाइट मिलता है हमें? क्या रूसो से कुछ इंसाइट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। प्लेटो और रूसो को पढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा इंसाइट आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक बात है, प्रॉब्लम है आज के समाज में, एडुकेशन सही नहीं है। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल कह रहा हूँ कि रूसो से अगर हम कुछ सीखेंगे तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दो कंक्लूजन जो है वह टेरेंस बेल कहते हैं। सबसे पहला कि किसी भी टेक्स्ट को आपको जो है प्लूरलिस्ट अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। और दूसरा, कोई भी टेक्स्ट को अगर आप पढ़ें, किसी भी थिंकर को पढ़ें, तो उसका हिस्ट्री जानने के लिए ना पढ़ें, बल्कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ें। आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, और आप ये उम्मीद के साथ किसी भी थिंकर को पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा उस थिंकर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो मैंने अपडेट किया है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के नोट्स को। पहले नोट्स 100 रुपीज में अवेलेबल था पूरा का पूरा सेमेस्टर 5 का। अब नोट्स में क्या है, टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन,
फिर उसके बाद मैंने इसमें एक नया अपडेट किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है हर एक थिंकर्स पर, उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है इस बार। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स को मैंने ऐड किया है। तो पहले नोट्स 100 रुपीज में अवेलेबल थे, और कौन कौन से थिंकर हैं ये ड्यू के सिलेबस के हिसाब से, अगर आपके सिलेबस में और थिंकर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे ड्यू के सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से, तो टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गया, जॉन लॉक और हॉब्स हो गए, हॉब्स एंड जॉन लॉक हो गए, है ना। तो ये थिंकर्स तो 100 रुपीज में अवेलेबल था। अगले 10 डेज तक आपको जो नया अपडेटेड जो सिलेबस है, जो नोट्स है मेरा, वो आपको 100 में ही आपको अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप उसके बाद उसको परचेस करते हैं तो उसका जो प्राइस है, उसका प्राइस 130 कर दिया जाएगा। तो आपको अभी 30% का, सॉरी 30% कह रहा हूँ, आपको 30 रुपीज का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7061064881, और ये अपडेटेड नोट्स आपको अभी प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मुझे उम्मीद है आपने बहुत चीज मुझसे सीखा।